हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल ज्ञानालय में। आज हम आप लोगों से चर्चा करने वाले हैं धान की उन्नतशील किस्मों के बारे में और कौन-कौन सी किस्में इम्पोर्टेंट हैं हमारे लिए और कौन-कौन से परीक्षा के में आने की संभावना है। और हम इसमें देखेंगे धान की नर्सरी तैयार करने की विधि कौन-कौन सी होती है, ठीक? और हम देखेंगे फर्टिलाइज़र कितना यूज़ करते हैं धान की 1 हेक्टेयर में, ठीक? और जैसा कि आपको पता है कि पिछले वीडियो में हम लोगों ने डिस्कस किया था धान के सामान्य चर्चा के बारे में। जैसे धान की उत्पादकता की दृष्टि से सबसे बड़ा देश कौन-सा है? क्षेत्रफल में सबसे बड़ा देश कौन-सा है? और प्रति हेक्टेयर उत्पादन कौन-सा देश करता है सबसे ज़्यादा, ठीक? ये सब चीज़ों के बारे में हम चर्चा किए थे। जैसे क्षेत्रफल में अगर देखेंगे तो इंडिया सबसे बड़ा देश है। अगर उत्पादन देखा जाएगा तो चाइना नंबर 1 पर है, ठीक? अगर हम देखते हैं कि प्रति हेक्टेयर उत्पादकता की बात करते हैं तो जापान सबसे ज़्यादा है, ठीक? अगर देश में देखा जाता है कि सबसे ज़्यादा कौन से स्टेट में धान उत्पादन होता है तो पश्चिम बंगाल होता है, ठीक? अगर हम उत्पादकता की बात करते हैं तो पंजाब में होता है, ठीक? ये सब चीज़ों के बारे में हम अध्ययन कर चुके हैं। जैसे धान में कौन-सी प्रोटीन पाई जाती है, ओराइजिन, ठीक? और धान में कार्बोहाइड्रेट कितना पाया जाता है, धान में प्रोटीन की मात्रा कितनी पाई जाती है, 6 से 7%, ठीक? या ब्राउन चावल में पाया जाता है 7.8%, ठीक? ये सब चीज़ों को हम अध्ययन कर चुके हैं। और अगर इसको डिटेल से जानना हो तो हमारे यूट्यूब चैनल के प्लेलिस्ट में जाएँगे तो वहाँ पर आपको हमारे पुराने वीडियो मिल जाएँगे, तो उसमें आप लोग आराम से देख सकते हैं, ठीक? तो दोस्तों, एक बार पुनः आपका स्वागत करते हैं। जय जवान, जय किसान, जय कृषि विज्ञान, ठीक? हम आज अध्ययन करेंगे, जैसा कि बताया ही हमने, कि धान की उन्नतशील किस्मों के बारे में, ठीक? तो आइए देख लेते हैं हम हमारे लिए धान की उन्नतशील किस्में कौन-कौन सी हैं जो हमारे लिए महत्वपूर्ण होगी एग्ज़ाम की दृष्टि से। जैसा कि हमें आप लोगों को पता है टीजीटी, पीजीटी, टीए और गन्ना सुपरवाइज़र एग्ज़ाम की दृष्टि से हम लोग तैयारी कर रहे हैं, ठीक? तो इन सबको ध्यान में रखते हुए एग्ज़ामों को हम पढ़ाई करते हैं, अपना देखते हैं। देखिए, धान की जो उन्नतशील किस्म है TN1 है, ये बौनी किस्म है। बौनी किस्मों में आती है, ठीक? बौनी किस्म है ये दु या आयात की करके लाई गई है, आयात करके लाई गई 1964 में, ठीक? 1964 में आयात करके लाई गई है, ठीक? और उसके बाद हमारे यहाँ आयात करके 1965 में आया है IR8। IR8 करके 8 को हम आयात करके लाए हैं, ठीक? 1965 में, ठीक? 1965 में। ये जो है TN1 ये आयातित इंडिया में लाई गई आयातित प्रथम बौनी किस्म है और ठीक उसके बाद आयात करके लाया गया था 1965 में IR8 को, ठीक? और डॉक्टर शास्त्री द्वारा जया वैरायटी को, जो धान की जया वैरायटी है, ये इंडिया बोला जाता है इसके बारे में, ये इंडिया की जादुई धान है। इसके बाद से प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा धान का, ठीक? ये 1968 में डेवलप की गई थी डॉक्टर शास्त्री डॉक्टर शास्त्री जी द्वारा ये 1968 में डेवलप की गई, ठीक? और IR8 के बारे में एक खास बात ये है कि यह इसे विश्व की जादुई धान बोलते हैं, ठीक? इससे जब दुनिया में जब इस वैरायटी को डेवलप किया गया तब क्या हुआ, धान का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होने लगा, ठीक? धान का प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हुआ और वैसे जया का जब वो डेवलप हुआ, विकसित हुई, तब उसके बाद से इंडिया में प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा हो गया, ठीक? अब देखते हैं उसके बाद बाला। बाला वैरायटी की एक खास बात ये है कि ये सीधी बुआई के लिए यानी छिड़कवा बुआई के लिए सबसे उपयुक्त वैरायटी है, ठीक? साकेत बाला, साकेत, कंचन, अब तीनों मिला करके ये सूखा प्रतिरोधी किस्में हैं। सूखा प्रतिरोधी, सूखा प्रतिरोधी यानी सूखा सहनशील फसलें हैं, कम पानी चाहने वाली फसलें हैं, ठीक? और उसके आगे देखते हैं कावेरी, बहुत अच्छी वैरायटी है, हम लोग के यहाँ बहुत ज़्यादा इसका उगाया जाता है। खुशबू, सीता, पद्मा, पंकज, चंबल, चंबल घाटी है, ठीक? उसे चंबल, रत्ना, पूसा 221, ठीक? जगन्नाथ, सत्तारी। अब जगन्नाथ और सत्तारी के बारे में एक विशेषता है। जगन्नाथ सत्तारी के बारे में विशेषता देख लेते हैं हम। जगन्नाथ सत्तारी, ये जो जगन्नाथ वैरायटी है आपका, ये धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है। धान की प्रथम उत्परिवर्तित किस्म है। और लूनीश्री, लूनीश्री के बारे में क्या खास बात है? लूनीश्री क्या है? ये लूनीश्री और IR8 क्या है? लवण प्रतिरोधी किस्म है, लवण प्रतिरोधी किस्म है, यानी जो मृदा लवणीय है उसमें भी आसानी से इसको उगाया जा सकता है, ठीक? IR8 को और लूनीश्री को, ठीक? फाल्गुना, फाल्गुना की विशेषता ये है, फाल्गुना की विशेषता ये है कि यह लोह प्रतिरोधी है, लोह प्रतिरोधी है, लोह
के प्रति रेसिस्टेंट वैरायटी है। जलमग्न जलमग्न वैरायटी आपकी जो है यह क्या है, ज्यादा पानी में उत्पादन होता है, इसके पानी ज्यादा चाहिए, ठीक। पूसा बासमती आई ए आर आई सॉरी IARI द्वारा डेवलप की गई है, इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट द्वारा, ठीक, ये जो दिल्ली में है, ठीक। और साबर साबरमती, ठीक, राजेश्वरी, हेमा। राजेश्वरी और हेमा के बारे में खास बातें हैं कि ये रबी एवं खरीफ दोनों सीजन में उगाया जाता है, राजेश्वरी और हेमा रबी सीजन में और खरीफ सीजन में, रबी और खरीफ दोनों में उगाया जाता है इसको, ठीक। राजश्री और हिमा को रबी और खरीफ दोनों में उगाया जाता है। अगली वैरायटी गोविंद है, नर्मदा है, सरजू बावन है। जैसे सरजू बावन वैरायटी बहुत फेमस वैरायटी है, गांव में बहुत इसका प्रोडक्शन होता है, बहुत ज्यादा इसे उगाया जाता है, लेकिन इसमें क्या होता है, गंधी गंधिया रोग ज्यादा लगता था, ठीक। और इसकी इस खास बात ये थी, जैसे गांव में लोग सरजू बावनवा कहते हैं, गांव की भाषा में सरजू बावनवा कहते हैं, ठीक। ये है सरजू बावन, ठीक। और इसमें मासूरी, साबा और ऐसे बहुत सारी वैरायटियां हैं जो धान के लिए बहुत उपयुक्त हैं, ठीक। तो इन सब इतनी सारी वैरायटियों को, ये सारी इतनी जितनी वैरायटियां हैं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है, ठीक। और एक वैरायटी आपकी है PRH10, PRH10, इसको मिटा देते हैं। PRH10 यह भी धान की वैरायटी है। PRH10 के बारे में, यह किस विश्व की पहली संकर बासमती है। ये PRH10 को क्या, ये इंपॉर्टेंट है, TGT में आया था क्वेश्चन, विश्व की पहली संकर बासमती किस्म है, ठीक। ये PRH10 क्या है, विश्व की पहली संकर बासमती किस्म है, ठीक। और देखिए, जब संकर वैरायटी यानी हाइब्रिड की हम बात करते हैं, तो इसमें दो चीजें और महत्वपूर्ण है हमारे लिए होती है। दो चीजें क्या बहुत महत्वपूर्ण होती है हमारे लिए, दो चीजें क्या है कि देखिए, पहला तो ये देखा जाएगा कि संकर हाइब्रिड का विश्व में जनक कौन है या फादर कौन है। संकर वैरायटियों का विश्व में जनक कौन है, ठीक। जैसे फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ठीक। यानी कि आप ये कह लो कि संकर धान के पितामह यानी पिताजी कौन है विश्व में। अब इसे लिख देते हैं विश्व में, ठीक। विश्व के परिदृश्य से जब देखेंगे तो चीन के एक प्रोफेसर थे। देखिए, चीन धान के प्रोडक्शन में नंबर 1 है, ठीक। अब चीन के ही प्रोफेसर थे, एक प्रोफेसर लोंग पिंग यान। लॉन्ग पिंग यान क्या है, संकर धान के विश्व में पितामह है, ठीक, या फादर ऑफ हाइब्रिड राइस, ठीक, इन्हें कहा जाता है। और देखिए, इसको याद करने का तरीका, लौंग जो अपने यहाँ विदेशी आए थे, किसके लिए, मसालों की उस पे आए के लिए आए थे, मसालों का व्यापार कर रहे थे, तो लौंग को क्या किससे लेके गए, यान से लेकर गए, हाँ, लौंग पिंग यान, ठीक, यान से लेकर गए, ठीक। यही याद करने का तरीका है। आप लोगों को अगर अच्छा लगता है तो कमेंट करिएगा, ठीक। और फिर देखिए, और दूसरा ये है कि भारत में संकर धान के जनक कौन है, ठीक। यह पूछा जाता है, मिस्टर ऑफ हाइब्रिड राइस किसे कहा जाता है, मिस्टर ऑफ हाइब्रिड राइस E.A. सिद्दीकी। या भारत में अगर देखते हैं, या हम भारत के उसी दृष्टिकोण से देखते हैं, या भारत में जब देखते हैं, अगर विश्व के परिदृश्य से देखते हैं तो प्रोफेसर लोंगपिंग यान है। अगर हम भारत के दृष्टिकोण से देखते हैं या भारत में देखते हैं, कौन संकर धानों के जनक हैं, ठीक, जनक या पितामह, ठीक, या इन्हें बोल देते हैं मिस्टर ऑफ संकर राइस,
ये दोनों नामों से बोला जाता है इन्हें। ई ए सिद्दीकी, ई ए सिद्दीकी को। ई ए सिद्दीकी, सिद्दीकी, ई ए सिद्दीकी जी को क्या बोला जाता है? फादर ऑफ इंडियन हाइब्रिड राइस, ठीक, इंडियन हाइब्रिड राइस, ठीक, या मिस्टर ऑफ हाइब्रिड राइस बोला जाता है इन्हें, ठीक। ये सिद्दीकी जी को बोला जाता है। अब इसमें एक महत्वपूर्ण तथ्य ये है हमारा कि देखिए, राजश्री हमने पढ़ा, हेमा पढ़ा। राजश्री हेमा क्या है? रबी और खरीफ की फसलें हैं, रबी और खरीफ की हैं, ठीक, राजश्री और हेमा, ठीक। और हम लोग आगे अब चर्चा करते हैं इसमें। देखिए, वैरायटियां हमारे लिए क्या है, बहुत महत्वपूर्ण है। जितनी वैरायटी हमने बता दी आपको, इसको नोट डाउन करते चलिएगा और इसको आप लोग वीडियो को एक बार दो बार में जितना भी समझ में आए उतना देख करके दो बार तीन बार में याद कर लीजिएगा इसको, क्योंकि ये बहुत ही महत्वपूर्ण हमारे लिए इसमें है, ठीक। और एक चीज और हम आपसे, सुपर राइस, सुपर राइस, सुपर राइस के बारे में चर्चा करते हैं। सुपर राइस को गुरुदेव सिंह खुश, डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश, खुश, डॉक्टर गुरुदेव सिंह खुश के द्वारा डेवलप की गई सुपर राइस, ठीक। सुपर राइस का क्या अहमियत है या महत्वपूर्ण है? ये आम वैरायटियों से क्या होता है, 10 से 15% तक प्रोडक्शन बढ़ जाता है। 10 से 15% तक उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है, समझे? 10 से 15% उत्पादन क्या होता है, बढ़ जाता है, ठीक। और इसके बारे में देख लेते हैं। और इसकी एक वैरायटी है सुनहरा, गोल्डन राइस, ठीक। अब इसमें देख लेते हैं हम, आइए, लगभग वैरायटियां हम लोग की जो महत्वपूर्ण थी उसकी चर्चा कर चुके हैं। तो आगे हम देख लेते हैं इसकी नर्सरी तैयार करने की विधियां। देखिए दोस्तों, नर्सरी तैयार करने की 3 विधियां होती हैं, ठीक। एक गीली क्यारी विधि जो हम लोग तैयार करते हैं अपने यहाँ, ठीक। एक डेपोक विधि और एक होता है SRI विधि, ठीक। SRI यानी स्त्री विधि, ठीक। ये 3 विधियां होती हैं। और अगर हम धान में खाद फर्टिलाइजर की बात करते हैं तो इसकी भी अभी चर्चा कर लेते हैं, ठीक। और देखिए दोस्तों, ये हम लोग की कड़ी का एक तीसरा वीडियो है और चौथे वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, इसमें कीट कीट सॉरी कीट कौन कौन से, इंसेक्ट कौन कौन से लगते हैं और इस पे रोग कौन कौन से लगते हैं धान में, ठीक। इसके बारे में हम चर्चा कर लेंगे, फिर कंप्लीट वीडियो हो जाएगा, पूरा एक धान का क्रॉप कंप्लीट हो जाएगा। देखिए, अगर हम लोग फसलों एग्रोनॉमी में से पढ़ते हैं, फसल उत्पादन में से, ठीक, तो अगर सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए कोई फसल है, धान है और गेहूं है। धान गेहूं से कोई भी कंपटीशन एग्जाम हो जिसमें से 2 से 3 क्वेश्चन आना निश्चित है, ठीक, 100% पेपर में आना है, ठीक, धान और गेहूं से, ठीक। तो इसलिए धान और गेहूं हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, तो इसको थोड़ा सा सिस्टम से पढ़ते हैं और मतलब छोटे छोटे वीडियो में पढ़ते हैं जिससे ज़्यादा वो ना हो और हमें अच्छे से अध्ययन करने का मौका भी मिले, ठीक। तो हम लोग कहते हैं नर्सरी, करने की विधि, नर्सरी, धान की नर्सरी तैयार करने की विधि। धान का वैज्ञानिक नेम हमने क्या बताया था, ओराइजा सेटाइवा। इसमें क्रोमोसोम नंबर कितना होता है, 2n बराबर 24, ठीक। यह कुल क्या होती है, ग्रेमिनी या पोएसी। ये सब चीजों को बार बार क्या करते हैं, रिपीट करते हैं, दोहराते हैं, तो हमें आराम से याद हो जाता है। उसमें ओराइजेनिन नामक प्रोटीन पाया जाता है धान में, और जो धान में बौनेपन के लिए जिम्मेदार जीन होता है, डीजीबू जो जीन होता है, ठीक। ये सब चीजों को क्या होता है, हम बार बार रिपीट करते हैं जिससे हमें अच्छे से याद हो जाए, एग्जाम में हमें तनिक भी कंफ्यूजन ना हो। क्योंकि जब एग्जाम में 4 ऑप्शन आता है तो एकदम सिमिलरिटी में ऑप्शन बना देते हैं एग्जामिनर। अब तो क्या होता है, उस टाइम हमें क्या हो, कंफ्यूजन होने लगता है थोड़ा बहुत पढ़ने की वजह से, एक आध बार देखे हैं तो ऐसा ना हो कि हमें कोई क्वेश्चन आए और हमसे गलती हो जाए। क्योंकि एक चीज आप 100% मान के चलो, धान और गेहूं से
आनी आनी है फसलें और दलहनी फसलों से, ठीक? ये अनाज वाली। और एक चीज़ और हम बता देते हैं कि वर्ष 2023 अभी जैसा नया वर्ष शुरुआत हुआ, नए वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएँ भी आप लोगों को, ठीक? और तो इसमें सबसे अच्छा फैक्ट है करंट अफेयर का है, आप लोगों के लिए बता दें कि वर्ष 2023 को मोटे अनाज का वर्ष मोटे ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया गया है, मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। किया गया है, ठीक? ऐसे ईयर बाय ईयर जैसे 2004 को चावल वर्ष घोषित किया गया, ठीक? तो किया गया था। 2015 को अंतर्राष्ट्रीय मृदा वर्ष घोषित किया गया था। तो ऐसे-ऐसे अलग-अलग टाइम पे अलग-अलग वर्ष को अलग-अलग फसलों को लिए वो किया गया है, ठीक? तो इसका हम एक कंप्लीट वीडियो आप लोगों को ले आएँगे कि कौन से वर्ष को कौन से फसल के लिए वो किया गया, घोषित किया गया था, ठीक? और कौन-सा दिवस एग्रीकल्चर के लिए परिदृश्य महत्वपूर्ण होता है, कौन-सा दिवस कब मनाया जाता है, किस तारीख में मनाया जाता है, वो सब चीज़ें हम अगले वीडियो में आपको ले आएँगे, एक कंप्लीट वीडियो इसका ले आएँगे, ठीक? तो अंतर्राष्ट्रीय या मोटे अनाजों का वर्ष 2023 को घोषित किया गया। ये हमारे लिए करंट अफेयर का क्वेश्चन है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसको आप लोग भूलिएगा नहीं, नोट डाउन कर लीजिएगा कहीं भी, ठीक? जहाँ आप उठते बैठते हैं वहाँ पर नोट डाउन करके रखिएगा, ठीक? अब नर्सरी तैयार करने की हम विधियाँ पढ़ते हैं। नर्सरी तैयार करने की जो विधि होती है हमारे पास 3 विधियाँ होती हैं। 1, 2 और 3 विधियाँ होती हैं, ठीक? जैसा कि एक विधि से हम उत्तर भारतीय लोग हैं, तो एक विधि से जो हम तैयार करते हैं, वो तो हमें पता है, ठीक? एक विधि हमारी है जैसे तैयार करने की जो विधि होती है हमारे यहाँ, नर्सरी की डेपोक विधि। डेपोक विधि। ये ली कहाँ से गई है? अब ये सवाल उठता है डेपोक विधि जो है, ये लाई कहाँ से गई है? ये फिलीपींस से ली गई है, फिलीपींस। ये फिलीपींस से ली गई है, ठीक? ये क्या ली गई है? फिलीपींस से ली गई है, ठीक? और इसमें क्या करते हैं कि हम डेपोक विधि में तैयार कैसे करते हैं? तैयार करने ये बीज जो होती है इसका सीड जो तैयार हो जाता है नर्सरी रोपाई करने के लिए, रोपाई करने के लिए रोपाई करने लायक 11 से 14 दिन में, जो यानी कि पौधा होता है तैयार हो जाता है रोपाई करने लायक 11 से 14 दिन में। अब इसमें देख लेते हैं सीड कितना लेते हैं, सीड सीड रेट इसके क्या रखते हैं? देखो तीनों में सीड रेट ही महत्वपूर्ण है, कितने दिन में तैयार हो जाता है, कहाँ से ली गई है, फिलीपींस से, 11 से 14 दिन, और सीड रेट क्या है, ठीक? अब तीनों विधियों में जैसे हम लास्ट पढ़ेंगे श्री विधि, श्री, SRI, श्री का फुल फॉर्म क्या होगा? ये चीज ये ज्यादा वो रहेगा, हमारे लिए महत्वपूर्ण होगा जानना, हमारे लिए सबसे रोचक होगा जानना, इसका फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक? इसको बताते हैं, ठीक? अब हम डेपोक विधि में जो सीड लेते हैं 1.5 से 3 केजी सीड लेते हैं, ठीक? 1.5 से 3 केजी सीड लेते हैं, ठीक? ये सबसे कम सीड इसी में यूज होता है, 1.5 से 3 केजी, 6 केजी प्रति मीटर स्क्वायर के हिसाब से हम लेते हैं, 1.5 से 3 केजी मानी मीटर स्क्वायर में, 1 मीटर स्क्वायर में कितना, 1.5 से 3 केजी सीड डालते हैं। और इसका क्या होता है, और इसको क्या करते हैं, जैसे तैयार करने की जो सीड तैयार करने की विधि है, सीड जो हम लोग नर्सरी यानी पौधा तैयार करते हैं नर्सरी को, तो इसको क्या करते हैं बिना मृदा के, यानी क्या करते हैं फर्श पर या फिर लकड़ी के पटरे पर, ठीक? या प्लाई पर, प्लाई वगैरह पे क्या करते हैं इसको, सीड को क्या करते हैं भिगोने के बाद उसके बाद वो कर देते हैं इसको, उसमें फैला देते हैं, उसके बाद केले के पत्ती से, जूट के बोरी से या पॉलीथीन से इसको ढक देते हैं, ठीक? अब ये क्या हो जाते हैं 11 से 14 दिन में रोपाई करने लायक तैयार हो जाती है, ठीक? और इसको 1 हेक्टेयर, अगर 1 हेक्टेयर खेत में वो करने के लिए 20 से
30 20 से 30 वर्ग क्षेत्रफल में बराबर 1 हेक्टेयर हो जाता है। ठीक, 20 से 30 वर्ग मीटर क्षेत्रफल में अगर हम बीज नर्सरी तैयार करते हैं तो 1 हेक्टेयर के रोपाई हेतु उपयुक्त होता है। ठीक, यानी 1 हेक्टेयर के रोपाई हेतु क्या करते हैं, 20 से 30 वर्ग मीटर लेते हैं। ठीक, यानी जमीन का टुकड़ा जो होता है 20 से 30 वर्ग मीटर लेते हैं। ठीक, 1 हेक्टेयर रोपाई करने के लिए। अब दूसरी विधि हमारे पास जो है, दूसरी विधि हम लोग देख लेते हैं, गीली क्यारी विधि। गीली क्यारी विधि, दूसरी विधि हो गई हमारे लिए गीली क्यारी विधि। अब हम लोग देख लेते हैं गीली क्यारी विधि। दूसरी विधि हमारे पास है गीली क्यारी विधि। अब हम इसमें देखेंगे, ये तो अपने यहाँ की है, किसी देश से नहीं लाई गई है। तो अब गीली क्यारी विधि में हम देखेंगे सीड कितना लेंगे। इसमें से सीड लेंगे 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर। एच का मतलब हो गया पर हेक्टेयर 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर। ठीक, बीज दर 30 से 40 केजी पर हेक्टेयर लेते हैं। और कुछ सीडों में, जैसे कुछ सीडों में होता है 40 से 50 केजी, कुछ वैरायटियों का होता है। ठीक, कुछ वैरायटियों का होता है 40 से 50 केजी। अब जो भी ऑप्शन में आपका रहेगा उस हिसाब से आप कर लीजिएगा। ठीक, और ये 20 से 25 दिन बाद, ये देखिए जैसे गांव में कहा जाता है कि 21 दिन बाद क्या होती है, रोपाई करने के लायक तैयार हो जाती है। तो 20 से लेकर के 25 दिन के बीच में यह रोपाई करने लायक तैयार हो जाती है। रोपाई, अच्छा रोपाई करते कैसे हैं, रोपाई से 20 से 25 दिन बाद तैयार हो जाती है तो हम क्या करते हैं, पंकलिंग, पंखभंजन या पडलिंग करते हैं। ठीक, उसे पकभंजन भी बोलते हैं, पडलिंग बोलते हैं। और ठीक, ये पकभंजन यानी जैसे पलेवा करना कहते हैं, कीचड़ मचाना कहते हैं। ठीक, उसे कीचड़ मचाना, कीचड़ मचाने के बाद और कीचड़ मचाने की क्रिया क्यों किया जाता है कि जिससे पानी का जो पर्कुलेशन होता है यानी रिसाव होता है नीचे जाने के लिए, नीचे रिसाव ना हो। ठीक, और उसमें खरपतवार क्या हो, सब उखड़ जाए, जिससे या खेत साफ हो जाए। ठीक, ये सब क्रिया की जाती है। और आगे हम इसमें देखते हैं क्या, 30 से 40 केजी या 40 से 50 केजी क्या लेते हैं, सीड लेते हैं और रोपाई करते हैं 20 से 25 दिनों बाद। ठीक, और उसको 1 हेक्टेयर के लिए। और इसमें एक और बचता है आपका स्त्री, स्त्री SYSTEM, सिस्टम ऑफ राइस, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, INTES, इंटेंसिफिकेशन, FICATION, इंटेंसिफिकेशन, सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, इसका फुल फॉर्म होता है। ठीक, अब फुल फॉर्म इसलिए बता दे रहे हैं कि पूछ सकता है भाई, बहुत महत्वपूर्ण है। TGT, PGT, यूपी कैटेट एग्जाम में और टीए और गन्ना के एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में श्री का फुल फॉर्म पूछ सकता है। ठीक, श्री का फुल फॉर्म जल्दी मिलता नहीं है कहीं, तो इसलिए हमने सोचा चर्चा कर लेते हैं इस पे श्री। ठीक, अब आइए इस पे देखते, ये मेडागास्कर से ली गई है, मेडागास्कर से ली गई है। यह जो विधि हमारी है मेडागास्कर से ली गई है। ये मेडागास्कर से ली गई है। ठीक, ये कहाँ से ली गई, मेडागास्कर से ली गई है यह विधि। इसमें बीज और पानी, क्या इसमें क्या होता है, बीज की बचत होती है, पानी की बचत होती है और समय का बचत होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, इसका फायदा क्या है, बीज बचत होती है, सीड, पानी की बचत होती है और समय का यानी टाइम की बचत होती है। ठीक, अब इसमें महंगा क्या होता है, लेबर चार्ज यानी मजदूर, मजदूर इसमें ज्यादा लगते हैं। ठीक, इसमें क्या होते हैं, मजदूर ज्यादा लगते हैं, इसमें मजदूर ज्यादा लगते हैं। ठीक, हम इसमें एक चीजें और देख लेते हैं, एक आध चीजें देखिए दोस्तों। अगर मतलब वीडियो आपको अच्छा लग रहा है तो जरूर, मतलब कुछ सुधार करना है क्या है तो उसको कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, तो आपको उस चीजें अपडेटेड मिलेंगी। ठीक, और किस टॉपिक पे आपको वीडियो चाहिए इस चीजों के लिए भी कमेंट करते हैं। देखिए कमेंट करने में और लाइक करने में, शेयर करने में और चैनल को सब्सक्राइब कर लेने से आपका कुछ लगने वाला नहीं है, तो प्लीज आप
इतना तो कर ही सकते हैं ना। हमारी पूरी टीम इतनी मेहनत कर रही है आप लोगों के लिए। देखिए हमारे चैनल पर आपको संविधान की ठीक क्लासें प्रॉपर मिलती हैं, और फिर आपको इंग्लिश की, रीजनिंग की, ठीक सारी चीज़ों की वीडियो आपको प्रॉपर मिल रही है। तो इस लोगों को देखिए और लोगों तक शेयर करिए, वीडियो को पहुंचाइए, है ना। तो आइए, इसमें क्या होता है, मेडागास्कर से लिया गया है श्री विधि, ठीक। मेडागास्कर से बीज, पानी और समय का बचत होता है। इसमें मजदूरी ज्यादा पड़ती है, मजदूर लेबर ज्यादा लगते हैं, ठीक। और इसका क्या होता है, 25 × 25, यानी पौध से पौध की दूरी जो रखते हैं हम, 25 × 25 रखते हैं, ठीक, सेंटीमीटर, ठीक। 25 × 25 सेंटीमीटर रखते हैं। और इसमें जो बीज लगता है 5 kg, 5 kg पर हेक्टेयर, यानी 1 हेक्टेयर में 5 kg सीड लगता है, ठीक, इसमें। और देखिए दोस्तों, और हम लोग इस पे अगला टॉपिक क्या अध्ययन करने वाले हैं, उर्वरक। उर्वरक लगता है आपका, जैसे हम लोग उर्वरक में पढ़ते आए हैं शुरुआत से ही, NPK, ठीक। NPK 120 kg और 60 kg और 60 kg, ठीक। यानी आपका हो गया नाइट्रोजन आपका 120 kg, और हो गया आपका फास्फोरस 60 kg, और आपका हो गया अगला पोटास 60 kg, ठीक। NPK। और अगर हम इसमें ध्यान में देखिए, एक रोग लगता है, बहुत महत्वपूर्ण रोग होता है, खैरा रोग। खैरा रोग बहुत पूछा जाता है, एकदम महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट। मतलब कोई भी एग्रीकल्चर का अगर एग्जाम होता है, ऐसा ना हो खैरा रोग ना आए। धान से अगर कोई रोग आता है, खैरा आता है, ठीक। अब खैरा रोग के लिए, खैरा रोग ना लगे इसके लिए हम क्या करते हैं, जिंक सल्फेट 25 kg पर हेक्टेयर यूज करते हैं, जिंक। खैरा रोग पूछा जाता है क्या कि खैरा रोग किस पोषक तत्व की कमी से लगता है, पोषक जन्य रोग है, ठीक। यानी पोषक तत्व की कमी से लगता है, तो जिंक पोषक तत्व की कमी से लगता है। 25 kg पर हेक्टेयर के हिसाब से इसको धान की खेतों में यूज करते हैं, ठीक। और देखिए एक चीज और हम देख लेते हैं, धान का जैसे अनुसंधान केंद्र कहाँ है, ठीक। CRRI, CRRI का फुल फॉर्म आप बताइए, IRRI, ये दो चीजों का फुल फॉर्म बता दीजिए आप। अब छोड़ दें, आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइएगा CRRI का और IRRI का, तो आप लोग इसमें कमेंट करके कमेंट सेक्शन में बताइएगा। अगर आप लोग नहीं बताते हैं तो हम अगले वीडियो में, अगर नहीं पता हो तो अगले वीडियो में हम जरूर इसको डिस्कस करेंगे और बताएंगे, ठीक। CRRI, और इसका नाम अभी बदल दिया गया, CRRI का नाम बदल दिया गया है NRRI, अब ठीक। इसको अब हम फुल फॉर्म नहीं बताएंगे कि आपको बताना है, ये हम ये बता दे रहे हैं कहाँ पाया जाता है, कटक, कटक उड़ीसा में, कटक उड़ीसा में पाया जाता है। ये आपका पाया जाता है फिलीपींस में पाया जाता है, फिलीपींस। अब फिलीपींस में अब कहाँ पाया जाता है ये बताइएगा, ठीक। ये इसका जगह चेंज हो गया है, पहले मनीला में पाया जाता था, अब जगह चेंज कर दिया गया, थोड़ा सा और दूर कर दिया जाएगा। इस चीज को आप बताइएगा कमेंट सेक्शन में, ठीक। हम उम्मीद करते हैं कि आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट करेंगे, इसलिए आपको एक दोनों चीजों को छोड़ रहे हैं, इसका दोनों का फुल फॉर्म छोड़ रहे हैं, ठीक। और जगह तो हमने बता दिया, ठीक। और दोस्तों, हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, फीडबैक जरूर दीजिएगा कमेंट सेक्शन में कमेंट करके। अगर वीडियो पसंद आता है तो लाइक करिएगा और शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। थैंक यू, धन्यवाद।